मिट्ठू एक गरीब आदमी है जो कोयले की खदान में काम करता है। मिट्ठू के पापा एक बहुत बड़े हलवाई थे और उन्होंने मिट्ठू को भी मिठाइयाँ बनाना सिखाया था। पर मिट्ठू को मिठाइयाँ बनाने और बेचने में शर्म महसूस होती है। अरे बेटा मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो? मैं काम पर जा रहा हूँ पिताजी। मैंने अपने लिए एक नया काम ढूंढा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? वो तो आप ही जानो पिताजी। और वैसे भी मुझे मिठाइयाँ बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो किस चीज में दिलचस्पी है तुम्हें? बेटा, ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। अगर तुम इसको नहीं संभालोगे तो मेरी दुकान जल्दी ही बंद हो जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भला और कितने दिन तक काम कर सकूंगा? तबीयत ठीक नहीं है तो दुकान बंद कर दीजिए, पर मैं आज के बाद उस दुकान पर काम करने नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर ये तो बताओ कि तुमने अपने लिए कौन सा नया काम ढूंढा है? एक ब्रिटेन की कंपनी है, कोयला निकालने का काम है। बेटा, इन अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है। कब बेवकूफ बनाकर चले जाएं, कुछ पता नहीं। मिट्ठू अपने पिताजी की बात को अनसुना करके यहाँ से चला जाता है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अपना ही पुश्तैनी मिठाई बनाने का काम करने में इन्हें इतनी शर्म आ रही है और कोयले की खदान में कोयला निकालने में इन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। मिट्ठू ने कोयले की खदान में काम करने का फैसला तो कर लिया था, पर उसको इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि ये काम उसके लिए इतना मुश्किल होने वाला है। वो सफेद रंग के कपड़े पहनकर काम पर जाता है, पर खदान में पहुंचकर अपने हाथों से कोयला निकालने लगता है। क्या भाई, मजाक कर रहे हो क्या? हाथ से कौन कोयला निकालता है? फिर कैसे निकाला जाता है कोयला? फावड़े से खोद के निकालो। ये देखो, ऐसे। मजदूर मिट्ठू को कोयला खोद के दिखाते हैं, पर फिर भी मिट्ठू को ठीक से समझ नहीं आता। लगता है नए नए हो। आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया क्या? नहीं भाई, आज पहली बार कर रहा हूँ। आज तक अपने पिताजी की दुकान पर काम करता था। मिट्ठू फावड़े से कोयला निकालने लगता है, पर कुछ देर काम करने के बाद वो बहुत थक जाता है और उसके सफेद कपड़े भी काले पड़ जाते हैं। शाम तक काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर वो इस बात का पता किसी को नहीं चलने देता है और घर आकर बिना खाना खाए सोने चला जाता है। उठ जाओ बेटा, ये लो, खाना खा लो। माखनलाल देखता है कि मिट्ठू के हाथों पर छाले पड़ गए हैं। वो अलमारी से दवाई निकालकर उसके हाथों पर लगाता है। अभी भी मान जाओ बेटा, वो काम तुम्हारे बस का नहीं है। कल से छोड़ दो वो काम और मेरे साथ दुकान पर आ जाओ। जैसा चल रहा है ना, वैसा चलने दीजिए पिताजी। मिट्ठू अपने पिताजी की बात नहीं सुनता है और गुस्से में खाना आधा छोड़कर सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर काम पर जाता है। उसके हाथों के छालों में दर्द हो रहा है, पर फिर भी वो काम नहीं छोड़ता। इसी तरह काम करते करते महीना बीत जाता है और जब तनख्वाह मिलने की तारीख आती है तो मालिक शहर छोड़कर भाग जाता है। अरे हम तो लुट गए। इतने महीनों से काम कर रहे थे और पैसे देने का टाइम आया तो मालिक ही गायब हो गया है। सभी मजदूरों की तरह मिट्ठू भी अपना उदास चेहरा लेकर घर लौट आता है और घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताता है। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हम दोनों मिलकर फिर से नई शुरुआत करेंगे, है ना? पर पिताजी, मैंने वहाँ कोयला खोदने में बहुत मेहनत की थी। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नहीं बेटा, कोई मेहनत बेकार नहीं गई तुम्हारी। हम उसी कोयले का प्रयोग मिठाइयाँ बनाने के लिए करेंगे। हाँ, तुम जाकर एक बोरी कोयला लेकर आओ। मिट्ठू एक बोरा लेकर जाता है और उसमें कोयले भरकर लाता है। माखनलाल और मिट्ठू मिलकर कोयले पर मिठाइयाँ बनाते हैं। पिताजी, हमारे आसपास बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें हैं, तो लोग हमारी दुकान से मिठाइयाँ क्यों खरीदेंगे? बेटा, सभी लोग मिठाइयाँ बनाने के लिए रसायनों और केमिकल का प्रयोग करते हैं, पर हम तो शुद्ध मिठाई बनाते हैं और बाकी के हलवाई बिजली से चलने वाली मशीन से मिठाई बनाते हैं, जबकि हम लोग कोयले की आंच पर अपने हाथों से मिठाई बनाते हैं।
जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग जरूर हमसे मिठाइयाँ खरीदेंगे। अब मिट्ठू भी अपने पिताजी के साथ मन लगाकर काम करने लगता है और ये दोनों मिलकर कोयले पर शुद्ध देसी मिठाइयाँ बनाने लगते हैं। देखते ही देखते इनकी मेहनत रंग लाती है और लोगों को मिट्ठू की कोयले की बर्फी के बारे में पता चलता है, तो बहुत से लोग कोयले की बर्फी खरीदने इनकी दुकान पर आते हैं। अरे बेटा मिट्ठू, 1 किलो कोयले की बर्फी देना। अरे काका, आपको तो शुगर की बीमारी है ना, आप इतना मीठा खाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। मैंने पहली बार कोई दुकानदार देखा है जो सच बोलकर अपनी चीज को खाने से रोक रहा है। काका, मैं तो आपकी सेहत के लिए कह रहा था। उसकी चिंता मत करो बेटा, मुझे खुद डॉक्टर ने कहा है कि अगर मीठा खाने का मन करे तो कोयले की आंच पर बनी बर्फी ही खाना, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो पूरी तरह से शुद्ध है। खुद डॉक्टर साहब तुम्हारे कोयले की आंच पर बनी बर्फी की तारीफ करते हैं। अच्छा, तो ये बात है काका, मुझे तो पता ही नहीं था। ये लीजिए, आज मेरी तरफ से बर्फी खाइए। मिट्ठू काका को अपने हाथों से बनाई हुई कोयले की बर्फी खिलाता है और 1 किलो उनको बांध कर देता है। देखते ही देखते पूरे शहर में मिट्ठू की कोयले की बर्फी की डिमांड बढ़ने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज तक मुझे मिठाई बनाने में शर्म महसूस होती थी और आज इसी काम से मेरी अच्छी आमदनी हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, देर सवेर ही सही तुम्हारी आंख तो खुल गई। अब मन लगाकर अपना काम करो और एक बात हमेशा याद रखना कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, उसके साथ कभी धोखा मत करना और अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता कभी कम मत होने देना। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। समय के साथ मिट्ठू के मिठाइयों का बिजनेस भी बढ़ने लगा और ये देखकर एक जलनखोर मिठाई वाले ने कोयले कंपनी के मालिक के पास जाकर बताया कि मिट्ठू कोयले की खदान से कोयले निकालता है। कोयला मालिक ने मिट्ठू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पर मिट्ठू ने बड़ी ही समझदारी से पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने इनके लिए महीनों तक काम किया और जब पैसे देने की नौबत आई तब ये लोग भाग खड़े हुए। इन्होंने कई गरीब मजदूरों के पैसे खाए हैं। अच्छा, तो ये है सच? खुद गरीब मजदूरों का पैसा हड़पते हो और फिर उन पर ही चोरी का इल्जाम लगाते हो। चुपचाप सभी मजदूरों की तनख्वाह दे दो, नहीं तो जेल के अंदर डाल दूंगा। जेल जाने के डर से कोयला कंपनी का मालिक सभी मजदूरों की तनख्वाह दे देता है, इसलिए सभी मजदूर मिट्ठू को धन्यवाद करते हैं। कोई बात नहीं भाइयों, ये तो मेरा फर्ज था। आज के बाद किसी को भी कोयले की खदान में काम करने की जरूरत नहीं है। अब से सभी लोग मेरी मिठाई की दुकान पर काम करेंगे और मैं सबको अच्छे पैसे दूंगा। मिट्ठू सभी मजदूरों को अपनी दुकान पर काम पर रखता है और सभी लोग मन लगाकर काम करते हैं। कुछ ही समय में मिट्ठू पूरे शहर में कोयले बर्फी वाले के नाम से फेमस हो जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहाँ के खेतों में हमेशा फसलें लहराया करती थीं। इन्हीं में से एक फसल शंभू की थी। शंभू 3 महीनों तक कड़ी मेहनत करता, तब जाके उसके खेत में फसल लहराया करती थी। जब खेत जोतने का समय नजदीक होता तो शंभू बहुत खुश हुआ करता था अपनी फसलों को देखकर। देखो भाग्यवान, हमारी फसल बिल्कुल सोने जैसी दिख रही है। सोने जैसी दिख रही है, लेकिन सोना नहीं है। तुम्हारा तो हमेशा ही मुंह चढ़ा रहता है, कभी फसल को देखकर खुश भी हुआ करो। जब आप खेत से सोना उगाएंगे ना, तब मैं जरूर खुश होंगी। आप जो कुछ भी उगाते हो, उससे तो मुश्किल से हमारा घर चलता है। शादी के समय में कितने अरमान लेके आई थी कि मेरा पति मुझे गहनों से लाद देगा, लेकिन सब अरमान टूट गए। शंभू की पत्नी उसे हमेशा ताने मारा करती थी। कुछ महीने बीत गए और आज शंभू खेतों की जुताई कर रहा था। उसने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर मारी तो उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। शंभू ने
अपने हाथों से आसपास की मिट्टी हटाई और उसे वहाँ एक मिट्टी का घड़ा मिला। ये यहाँ कैसे आया? खैर कोई नहीं, इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। शंभू ने घड़े को बगल में रखा और वापस खेत जोतने लगा। सुबह से दोपहर तक मेहनत कर वो बहुत थक गया था। उसने अपनी कुदाल उस घड़े में डाली और उसी के पास पेड़ के नीचे सो गया। जब शंभू उठा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि अब एक के बदले 3 कुदाल थी। ये बाकी के 2 कुदाल यहाँ किसने रखी? मेरे पास तो सिर्फ एक ही कुदाल थी। खैर जो भी हो अच्छा है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। शंभू उस घड़े को घर ले गया। अरे भाग्यवान, आज तो गजब ही हो गया। मुझे ये घड़ा मिला और फिर मैंने इसमें अपनी कुदाल रखी और जब मैं नींद से उठा तो इसके अंदर एक की जगह 2 कुदाल थी। ये देखो, 3। जरूर ये कोई जादुई घड़ा है। क्या कुछ भी बोल रही हो? कभी तो मेरी बात मान लीजिए। चलिए इसे आजमाते हैं। और वो कैसे? मैं इसमें अपना ये कड़ा डाल रही हूँ, फिर देखते हैं। शांता ने उसमें अपने हाथ का कड़ा डाला और वो लोग दूसरे कमरे में चले गए। रात में अपने आप वो 1 से 3 हो गए और फिर जब सुबह शांता और शंभू ने घड़ा देखा तो मैं ना कहती थी कि ये घड़ा जादुई है। हाँ, ये तो सच में जादुई घड़ा है। हमारे तो भाग्य खुल गए। हम अमीर बन जाएंगे। मेरी शादी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, पर थोड़ा आराम से। इस जादुई घड़े के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मैं क्या मूर्ख हूँ जो ढिंढोरा पीटूंगी? ठीक है, अब मैं खेत जा रहा हूँ। शंभू अपने खेत चला गया और यहाँ शांता हर चीज को 1 से 3 बना रही थी। पहले उसने अपनी एक अच्छी साड़ी उस घड़े में डाली। कुछ ही देर में वो 3 साड़ियाँ हो चुकी थी। फिर शांता ने अपने सोने के कंगन डाले, वो भी 1 के 3 हो चुके थे। फिर क्या था, शांता को जो कुछ दिखता वो उसे 1 का 3 बना रही थी। शाम होने पर जब शंभू घर आया तो वो अपने घर को देखकर हैरान रह गया। वहाँ 1 के बदले 3 कुर्सियाँ थीं, 3 घड़ी, हर बर्तन 3 थे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसके गले में 3 मंगलसूत्र थे, हाथों में 3 कंगन। उसने जमीन पर देखा तो हर साड़ी 3 थी। ये क्या है शांता? अब हम रईस हो गए। देखो मेरे पास कितने गहने हैं और साड़ियाँ भी। ये देखो कितने सारे बर्तन, हर चीज 3 है। यहाँ तक कि मैंने इसमें अपनी 2 मुर्गियाँ भी डाली थी। अब हमारे पास 6 मुर्गियाँ हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए। ए जी, मैं कल ये सब जाकर बाजार में बेचूंगी और फिर हम और अमीर बन जाएंगे। फिर क्या, पूरे गांव में मैं अकेले ही सेठानी के जैसे घूमूंगी। शंभू को शांता की आंखों में लालच दिख रहा था। अच्छा, वो घड़ा कहाँ है? यहाँ, ये रहा। शंभू घड़े के पास गया और उसने वो मिट्टी का घड़ा उठाकर पटक दिया। हाँ, अरे रे, ये क्या कर दिया? मेरा जादुई घड़ा, मेरे अमीर बनने का सपना, आपने सब कुछ तोड़ दिया। तुम लालच में अंधी होती जा रही थी। अच्छा है मैंने समय रहते ये आफत का घड़ा तोड़ दिया, वरना ना जाने तुम क्या अनर्थ कर बैठती।
शंभू ने अपनी पत्नी शांता को लालच में बहने से बचा लिया और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जरूरत से ज्यादा लालच हानिकारक होता है। एक समय की बात है, बिरजू नाम का एक किसान था। बिरजू के खेत नहर से बहुत दूर थे। बिरजू को रोज 2 घड़ों में नहर से पानी भरकर खेत तक ले जाना पड़ता था। लेकिन बिरजू बहुत खुश था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि नहर के पानी से उसके खेत हरे भरे तो थे। लेकिन बिरजू की पत्नी दीपा को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि बिरजू को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। आप कितनी मेहनत करके इतनी दूर तक पानी लाकर इन खेतों को सींचते हैं। अब किसान हूँ तो खेती तो करनी पड़ेगी ना, और मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ कि मेरे खेत हरे भरे हैं। आप जो भी बोले, लेकिन मुझे आपकी ये मजदूरी बिल्कुल नहीं पसंद। बिरजू फिर भी रोज घड़ों से पानी लाता गया। एक दिन की बात है, बिरजू ने घड़े उठाए और उसने देखा कि एक घड़े के ऊपरी हिस्से में एक छेद हो गया था। लेकिन वो देख बिरजू मुस्कुराया। बिरजू घड़े लेकर नहर पर गया और रोज की ही तरह उसने घड़ों में पानी भरा और उन्हें अपने कंधों पर लाद कर लौटने लगा। जो घड़ा फूटा हुआ था उस घड़े में से पानी चूने लगा, लेकिन बिरजू फिर भी नहीं रुका। वो खेतों तक पहुंचा और उसने देखा कि एक घड़ा तो भरा हुआ है पर एक आधा खाली है। बिरजू ने बचे हुए पानी से खेत सींचा। हर रोज बिरजू को 6 बार घड़ों से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उसे 8 बार पानी लाना पड़ रहा था। ये देख उसकी पत्नी दीपा बोली, इस फूटे घड़े को फेंक क्यों नहीं देते? इससे तो सिर्फ आपकी मेहनत बढ़ ही रही है। तुम नहीं समझोगी इस फूटे घड़े का महत्व। वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। बिरजू फिर भी अपने दोनों घड़ों से खेत को सींचने के लिए पानी लाता रहा। फूटे हुए घड़े की वजह से जो पानी चू रहा था, उससे रास्तों में फूलों के पौधे उगने लगे। ये देख बिरजू मुस्कुराया और जब वो वापस खेत लौटा, अब तो कम से कम एक नया घड़ा ले लीजिए। कब तक इस फूटे घड़े का इस्तेमाल करते रहोगे? चलो मैं तुम्हें इस फूटे घड़े की अहमियत बताता हूँ। बिरजू दीपा को उसी रास्ते ले गया। ये जो तुम्हारी दाईं ओर फूल के पौधे देख रही हो, वो उसी फूटे घड़े की बदौलत है। अगर उस फूटे घड़े से पानी ना छलकता तो ये फूल भी नहीं उगती, समझी? दीपा फूलों को देखने लगी और जैसे ही उसने एक फूल की पंखुड़ी छुई, वो फूल खिल गया और उसमें से एक नन्ही सी परी बाहर आई। बिरजू, तुम बिल्कुल सही थे कि हर चीज जैसी होती है वैसी ही उसे स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हारे उस फूटे घड़े की वजह से मेरा जन्म हुआ है और इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा कुआं देती हूँ जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। शुक्रिया दीपा। नन्ही परी उड़ गई। मैं नहीं कहता था कि वो फूटा घड़ा बहुत ही मूल्यवान है। हाँ जी, और आज उसी फूटे घड़े की वजह से हमारी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। हमें अपना खुद का कुआं मिल गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं
जो जैसा है वैसा ही सही है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें